दोस्तों, आज अगर आप किसी से पूछेंगे कि पेट्रोल पंप पर चल रहा ये E20 ट्रांजिशन क्या है, तो मैक्सिमम लोगों का एक ही जवाब होगा, क्लीन ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव है। एक ऐसा प्लान जो हमारे देश के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को कम करके हमारा इन्वायरमेंट बचा रहा है। लेकिन सच तो ये है कि ये ट्रांजिशन जितना ज्यादा इन्वायरमेंट के बारे में है, उससे कहीं ज्यादा तो एक हिडन इकोनॉमिक शिफ्ट है। एक ऐसा शिफ्ट जहां पर पब्लिक को बिना बताए उनके व्हीकल्स की माइलेज को ड्रॉप कर दिया गया। गाइस, आजकल पेट्रोल भरवाने में तो डर लग रहा है ना मुझे कि कहीं गाड़ी खराब ना हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत लोगों की खराब हो रही है मिलावट की वजह से। पहले अच्छी खासी माइलेज देती 15-16 की, अब देखो 9 की दिखा रही है। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि दोस्तों, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चला। लेकिन दूसरी तरफ कंज्यूमर कोर्ट्स में कार मेकर्स के खिलाफ लॉ सूट्स फाइल होने लगे। पेपर पर यह पॉलिसी एक मास्टर स्ट्रोक लग रही थी। सरकार ने 1.5 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज बचाया और रूरल शुगर मिल्स को हजारों करोड़ का कैश फ्लो दिया। लेकिन पेट्रोल पंप्स पर रियलिटी बिल्कुल अलग थी। इथेनॉल की लोअर एनर्जी डेंसिटी की वजह से हर एक गाड़ी में 10 से 20% का माइलेज ड्रॉप देखने को मिला, और इसके हाइड्रोस्कोपिक नेचर ने नॉन कैलिब्रेटेड इंजन्स के अंदर रस्ट और कोरोजन का रिस्क खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? पहले इस पॉलिसी का टारगेट था 2030, लेकिन जब मल्टी ईयर एग्रीकल्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स लॉक इन हुए तो इस पॉलिसी को 5 साल पहले ही फास्ट फॉरवर्ड कर दिया गया और पेट्रोल पंप से प्योर पेट्रोल के ऑप्शन को साइलेंटली गायब कर दिया गया। आखिर कैसे एक पॉलिसी जो देश के हजारों करोड़ रुपए बचाने के लिए बनी थी, वो अर्बन कम्यूटर्स के लिए एक साइलेंट मिडिल क्लास टैक्स बन गई? और क्या इस ट्रैप से बचने का कोई रास्ता भी है? आइए देखते हैं। कोर्ट ने देश की सबसे बड़ी कार मेकर मारुति सुजुकी को सीधा ऑर्डर दिया कि एक डॉक्टर की ग्रैंड विटारा को या तो पूरी तरह रिप्लेस करो या फिर उनका सारा का सारा पैसा रिफंड कर दो। कार ओनर का एलिगेशन था कि उनकी नई गाड़ी में बार बार मैकेनिकल फेलियर्स आ रहे हैं, और उनके मुताबिक इसका रीजन था पेट्रोल पंप पर मिलने वाला E20 फ्यूल। मारुति ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और कहा कि उनकी गाड़ी तो E20 कंपैटिबल है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम फ्यूल कंटेमिनेशन की वजह से है। लेकिन कोर्ट ने कार मेकर की दलील को खारिज कर दिया और जजमेंट कस्टमर के हक में सुना दिया। और ये कोई अकेला मामला नहीं था जहां पर E20 पर सवाल उठे हों। इसी दौरान इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर सौरव जोशी ने एक वीडियो अपलोड किया। उन्होंने पब्लिकली क्लेम किया कि उनकी करोड़ों रुपीस की मर्सिडीज GLC का माइलेज E20 फ्यूल डालते ही 17 से महज 5 किलोमीटर पर लीटर हो गया है। ये क्लेम इंटरनेट पर तेजी से इतना ज्यादा वायरल हो गया कि मर्सिडीज बेंज को खुद आगे आकर एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। ब्रांड ने आकर कहा कि उनकी सारी की सारी गाड़ियां E20 कंपैटिबल है और रियल वर्ल्ड कंडीशन में एफिशिएंसी ड्रॉप इतना बड़ा कभी भी नहीं होता। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। एक तरफ देश का सबसे बड़ा ऑटोमेकर कंज्यूमर कोर्ट में लीगल बैटल हार रहा है, और दूसरी तरफ एक ग्लोबल लग्जरी ब्रांड को सोशल मीडिया पर आकर अपनी सफाई देनी पड़ रही है। इन दोनों इंसिडेंट्स ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी थी, E20 का मुद्दा सिर्फ सरकारी फाइल्स तक ही लिमिटेड नहीं था। ये हर उस कम्यूटर की जिंदगी से जुड़ चुका था जो भारत की सड़कों पर डेली गाड़ी चलाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर ये E20 पेट्रोल रातों रात हर एक पेट्रोल पंप का डिफॉल्ट ऑप्शन कैसे बन गया? इसका जवाब पाने के लिए हमें 2 दशक पहले जाना होगा। एक ऐसा छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो शुरू तो एक ट्रायल के रूप में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे एक मजबूरी बन गया। दोस्तों, ऐसी ही ऑटोमोटिव डॉक्यूमेंट्रीज हर हफ्ते देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस वीडियो पर एक लाइक और कमेंट जरूर चिपका देना। ये कहानी शुरू होती है साल 2001 में। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम देश की 3 अलग अलग लोकेशंस पर एक साइलेंट टेस्ट रन करती है, मिराज, मनमाड़ और बरेली। गोल ये था कि पेट्रोल के अंदर 5% इथेनॉल को मिलाकर देखो कि क्या इंडियन कार इंजन्स इस नए ब्लेंड को बिना किसी प्रॉब्लम के डाइजेस्ट कर सकते हैं। जब इस टेस्टिंग के रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं तो जनवरी 2003 में सरकार लॉन्च करती है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP प्रोग्राम। टारगेट रखा गया कि इसे सिलेक्टेड स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर 5% इथेनॉल ब्लेंड तक लेकर जाना है। इस नई पॉलिसी के पीछे 2 बड़े मोटिव्स काम कर रहे थे। पहला मोटिव था कि इंडिया के बढ़ते हुए क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स के बिल को कम किया जाए, और दूसरा मोटिव था कि इंडिया के शुगर सेक्टर को सपोर्ट करना। शुगर मिल्स के पास जो सरप्लस शुगर केन आउटपुट था, वो इस पॉलिसी की वजह से डायरेक्ट कैश फ्लो में बदल सकता था। शुरुआत में ये मूव एक इकोनॉमिक लाइफ सेवर लग रहा था। पेपर पर सब कुछ एक परफेक्ट विन विन प्लान दिख रहा था। फार्मर्स को गारंटीड रेवेन्यू मिलने वाला था, गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज बच रहा था, और गाड़ियों को डोमेस्टिक फ्यूल सप्लाई। लेकिन 2003 में जो एक ब्रिलियंट प्लान लग रहा था, वो अगले 10 सालों तक
सरकारी फाइल्स में ही बंद रह गया। 2003 के उस बड़े अनाउंसमेंट के बाद लगा कि इंडिया का इथेनॉल प्लान अब यहां से टेक ऑफ करने वाला है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उल्टी निकली। अगले 10 सालों तक पूरे नेशनल लेवल पर यह पॉलिसी लगभग डेडलॉक रही। इस पूरे डीले के पीछे सबसे बड़ी वजह थी स्टेट्स की फ्रेगमेंटेड पॉलिसीज। अलग अलग स्टेट्स ने इथेनॉल के ट्रांसपोर्ट पर अपने खुद के लाइसेंसिंग रूल्स, लोकल टैक्सेस और मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, और इसी वजह से शुगर प्रोड्यूसिंग रीजन से इथेनॉल को दूसरे स्टेट्स के पेट्रोल पंप्स तक पहुंचाना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए फाइनेंशियली इम्पॉसिबल हो गया था। और इसके ऊपर फ्यूल ग्रेड इथेनॉल की गारंटीड सप्लाई काफी लिमिटेड थी, और इसका नतीजा ये हुआ कि साल 2014 तक इंडिया का इथेनॉल ब्लेंडिंग रेट बेयरली 1.5% के आसपास ही अटका रहा, जो कि 5% के इनिशियल टारगेट से काफी ज्यादा दूर था। प्रोग्राम कागजों पर ही चलता रहा और पेट्रोल पंप पर वही नॉर्मल पेट्रोल ही मिल रहा था। और इसी स्लो ग्रोथ की वजह से ऑटोमेकर्स को कभी लगा ही नहीं कि उन्हें अपने इंजिन्स को E20 कंपैटिबल बनाना चाहिए। लेकिन फिर साल 2014 में देश की सरकार बदलती है, और इस चेंज के साथ इस पॉलिसी को मिला एक स्ट्रक्चरल ओवरराइड, जिसने पूरे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया। साल 2014 के बाद सरकार ने पहले से चले आ रही सिस्टमैटिक बोटलनेक्स को धीरे धीरे सिस्टमैटिकली तोड़ना शुरू किया। टारगेट एकदम क्लियर था, इथेनॉल बिजनेस को इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल बना दो, सप्लाई चेन ऑटोमेटिकली रन करे। सबसे पहले प्राइसिंग अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए फिक्स्ड प्राइसेस लाए गए, और इथेनॉल पर जीएसटी घटा करके सीधा 5% कर दी गई। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इथेनॉल को सेट रेट्स पर खरीदना इजी हो गया, और इसके साथ शुगर मिल्स को नई कैपेसिटी सेटअप करने के लिए लो इंटरेस्ट सॉफ्ट लोन्स दिए गए। इस एडमिनिस्ट्रेटिव पुश ने इथेनॉल की सप्लाई चेन की काया पलट दी। ऑफिशियल नंबर्स को देखें तो साल 2014 से लेकर के मिड 2025 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ने इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज बिल 1,40,000 करोड़ से ज्यादा बचाया है, और शुगर केन फार्मर्स और सप्लायर्स के अकाउंट्स में 1,25,000 करोड़ से ज्यादा का डायरेक्ट पे आउट पहुंचा है। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर ये एक मैसिव सक्सेस लग रही थी, लेकिन इस पूरी विक्ट्री नैरेटिव में एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर मिस आउट हो रहा था। वो कंप्यूटर जो हर रोज पेट्रोल पंप पर अपनी जेब से पैसा दे रहा है। अगर हमारा देश हर रोज हजारों करोड़ रुपए बचा रहा था, तो फिर पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? मैक्रो इकोनॉमिक गेन्स अपनी जगह थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर सबसे बड़ा शौक तो तब लगा जब पेट्रोल पंप से ऑप्शन ही खत्म कर दिए गए। पहले जब आप पेट्रोल पंप पर जाते थे तो आपके पास 2 ऑप्शन होते थे, नॉर्मल पेट्रोल या फिर प्रीमियम पेट्रोल। लेकिन अप्रैल 2025 के बाद आप किसी भी पेट्रोल पंप पर चले जाएं, किसी भी नोजल को उठाकर देखें, आपको सिर्फ और सिर्फ E20 ही मिल रहा था। प्योर पेट्रोल और E10 को बिना किसी पब्लिक अनाउंसमेंट के साइलेंटली फेज आउट कर दिया गया। ये वो मोमेंट था जहां पर कंज्यूमर चॉइस कंप्लीटली खत्म कर दी गई। अब मान लीजिए आपके पास एक 2018 की BS4 गाड़ी है। अब आपको पता है कि अगर आप उसमें 20% ब्लेंड वाला पेट्रोल डलवाएंगे तो आपकी गाड़ी का फ्यूल पंप खराब हो सकता है, लेकिन अब आपके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन बचा ही नहीं है। आपको मजबूरन वो E20 वाला फ्यूल उसके अंदर डालना ही पड़ेगा। और यही वो ट्रैप है जहां पर सरकार आपको कोई ऑप्शन नहीं देती, आपके ऊपर जबरदस्ती E20 थोप दिया जाता है। आजकल हर एक पेट्रोल पंप पर किसी भी ड्राइवर के 2 ही सवाल होते हैं। पहला, पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए, और दूसरा, मेरी गाड़ी की माइलेज कम क्यों हो गई। हम सबको लगा था कि डोमेस्टिक इथेनॉल मिलने से पेट्रोल के रिटेल प्राइसेस गिर जाएंगे, लेकिन सरकार ने वो बेनिफिट डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाया ही नहीं। और दूसरा प्रॉब्लम था माइलेज ड्रॉप का। इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी प्योर पेट्रोल से थोड़ी कम होती है, मतलब सेम पावर आउटपुट को जनरेट करने के लिए इंजन को थोड़ा एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न करना पड़ता है। अब सरकार तो ये कहती है कि E20 कंपैटिबल व्हीकल्स के अंदर एफिशिएंसी ड्रॉप बिल्कुल माइनर 1 या 2% का होता है, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी को देखें तो रियल वर्ल्ड एफिशिएंसी लॉस 10 से 20% तक पहुंच गया है। लेकिन माइलेज ड्रॉप तो स्टोरी का एक छोटा सा हिस्सा है। एक्चुअल क्राइसिस तो फ्यूल सिस्टम और लॉन्ग टर्म पार्ट्स वियर आउट में शुरू होता है, खासकर उन गाड़ियों के लिए जो E20 के लिए डिजाइन ही नहीं हुई है। इथेनॉल हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होता है, मतलब कि वो अपनी सराउंडिंग एयर से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है। जब फ्यूल टैंक के अंदर मॉइस्चर एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो फेज सेपरेशन हो जाता है, मतलब कि पानी और इथेनॉल का ब्लेंड अलग होकर फ्यूल टैंक के एकदम नीचे जाकर बैठ जाता है। ये अलग हुई लेयर्स फ्यूल पंप्स, प्रिसीजन इंजेक्टर्स और रबड़ होसेस में कोरोजन और रस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसी वजह से ऑटोमोटिव एक्सपर्ट्स रेकमेंड कर रहे हैं कि ओल्डर नॉन कंप्लायंट व्हीकल्स के फ्यूल सिस्टम को रेगुलर इंस्पेक्शन की जरूरत है। लेकिन ये केमिकल रिस्क पूरे देश में एक जैसा नहीं है।
ये डिपेंड करता है आपकी करंट वेदर कंडीशंस के ऊपर। कोस्टल रीजन्स जैसे केरला, मुंबई या फिर चेन्नई के अंदर हाई ह्यूमिडिटी की वजह से मॉइस्चर का एब्जॉर्ब होना नॉर्मल ड्राई रीजन से ज़्यादा हो जाता है। तो यानी कि आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और लोकल वेदर तय करता है कि आपकी गाड़ी E20 से कितना ज़्यादा सेफ है और कितना अनसेफ। लेकिन इस प्रॉब्लम का डाटा किसी गवर्नमेंट की रिपोर्ट में नहीं, आपके लोकल मैकेनिक के गैराज में एक्यूमुलेट हो रहा है। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को कंपाइल होने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन आपकी लोकल वर्कशॉप्स पर ग्राउंड लेवल कंप्लेंट्स हर दिन बढ़ती जा रही है। लोकल मैकेनिक्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि नॉन कंप्लाइंट व्हीकल्स के अंदर क्लॉग्ड इंजेक्टर्स और डैमेज्ड फ्यूल पंप्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। गैराजेस अब कस्टमर्स को रेगुलर फ्यूल सिस्टम की सर्विसिंग और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की एडवाइस दे रहे हैं। और अगर आपने ये सारे इश्यूज फेस किए हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन जब अनएक्सपेक्टेड मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ते हैं तो एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस सब का जिम्मेवार कौन है? ऑटोमेकर्स का स्टैंड बिल्कुल सीधा है। उनका कहना है कि उनकी मॉडर्न लेटेस्ट गाड़ियां फुल्ली E20 कंपैटिबल है और मैकेनिकल फेलियर्स, फ्यूल कंटेमिनेशन या फिर पुअर मेंटेनेंस की वजह से हो रहे हैं। सारे के सारे ऑटोमेकर्स एक ऐसी पॉलिसी डिसीजन से डील कर रहे हैं जिसकी टाइमलाइंस कभी उनके कंट्रोल में थी ही नहीं। आखिर जब कार कंपनीज प्रॉपर टेस्टिंग के लिए एडिशनल टाइम मांग रही थी तो फिर पॉलिसी को 2030 से सीधा 2025 में ही इंप्लीमेंट क्यों कर दिया गया? इसका जवाब एग्रीकल्चरल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स में मिलता है। साल 2018 और 24 के बीच में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डिस्टिलरीज ने हजारों करोड़ रुपए के मल्टी ईयर इथेनॉल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन किए थे। शुगर मिल्स और ग्रेन डिस्टिलरीज को अपने बैंक लोन्स भरने के लिए गारंटीड सेल्स चाहिए थी। पॉलिसी को पीछे खींचना या फिर और ज्यादा डिले करना अब सरकार के लिए इम्पॉसिबल हो चुका था, क्योंकि कंपनीज के हजारों करोड़ अब दांव पर लग चुके थे। सरकार के पास एक ही ऑप्शन बचा था, पॉलिसी को फास्ट फॉरवर्ड करो और कार मेकर्स और पब्लिक को फोर्सफुली एडजस्ट करवाओ। इस पूरे इकोसिस्टम को अगर आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखें तो E20 पॉलिसी मिडिल क्लास के लिए एक अनडिनाइबल टैक्स की तरह काम कर रही है। पहले तो आपको 10 से 20% का माइलेज ड्रॉप देखने को मिलता है, मतलब कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा फ्यूल परचेज करना पड़ेगा। दूसरा, फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस, फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग और अर्ली पंप रिप्लेसमेंट्स का कॉस्ट डायरेक्टली आपकी जेब से जा रहा है। एक एवरेज मिडिल क्लास कम्यूटर बिना जाने देश के ग्रीन ट्रांजिशन और रूरल इकोनॉमी को सब्सिडाइज कर रहा है। एक ऐसा टैक्स जो किसी बिल में लिखा नहीं हुआ है लेकिन लग चुका है। प्योर पेट्रोल वाले दिन अब हिस्ट्री बन चुके हैं। लेगेसी पेट्रोल इंजिन की रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस बढ़ने से ओल्ड कंबशन कार्स की डिजायरेबिलिटी अब धीरे धीरे ड्रॉप हो रही है। ये साइलेंट पॉलिसी मूव मार्केट को इंटरनल कंबशन इंजन से शिफ्ट करके ईवीज के ऊपर पुश कर रहा है। तो अगर आपके पास अगले 3 से 5 सालों के लिए एक पेट्रोल व्हीकल है तो आपको फाइनेंशियल डैमेज से बचने के लिए मैं आपको 3 टिप्स देना चाहूंगा। अगर आपकी गाड़ी की रनिंग कम है और कुछ दिनों तक आप गाड़ी नहीं चलाने वाले हैं तो अपनी गाड़ी का पेट्रोल टैंक फुल करवा कर मत रखिएगा, क्योंकि पेट्रोल स्टील होने की वजह से सराउंडिंग एयर से मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके फेज सेपरेशन स्टार्ट कर देता है। गाड़ी के हर 15,000 किलोमीटर पर फ्यूल इंजेक्टर्स और टैंक की क्लीनिंग जरूर करवाइएगा। और अगर आप BS3, BS4 या फिर अर्ली नॉन E20 कंपैटिबल BS6 गाड़ी चलाते हैं तो अगले कुछ सालों में आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू मैसिवली ड्रॉप करने वाली है। टाइम रहते उस गाड़ी को सेल करके एक प्रॉपर फैक्ट्री फिटेड E20 व्हीकल या फिर एक EV परचेज करके लॉन्ग टर्म लॉस से बचा जा सकता है।